जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है रफ़ीउल्लाह, उनका बेईमानी है, क्योंकि यह मंदिर शायद इस्लाम आने के पहले से है। इसीलिए यह फ्रॉडुलेंट एक्ट को हम विरुद्ध करेंगे। वक्फ के प्रॉपर्टी में घपला बहुत हो रहा है। बहुत सारी जमीनें लोगों ने लूटी है और लूटने वाले हिंदू हैं, मुसलमान है, सब है। लेकिन मैं जिम्मेदार मुसलमानों को तय करूंगा, क्योंकि वो उनके हाथ में वक्फ बोर्ड रहता है। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा आपके सामने लेकर आया। क्या वक्फ एक्ट अब वो जरिया बन चुका है जिससे जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है? वक्फ एक्ट की आड़ में पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बना दिया जा रहा है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया। त्रिची जिले में, जो कि एक गांव है तिरुचेंतुरई और हिंदू बहुल गांव, वहां दावा ऐसा किया गया है कि पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। यानी इस गांव का कोई निवासी अपनी संपत्ति बेच नहीं सकता। इसका खुलासा तब हुआ जब इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 करोड़ की जमीन बेचने का फैसला, 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि जमीन वक्फ की हो गई है। उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। उस आदमी को होश उड़ गए, ये तो मेरी जमीन थी, और कहा गया कि जमीन बेचना है तो वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेकर आइए। केवल राजगोपाल की जमीन ही नहीं, पूरे तिरुचेंतुरई गांव की जमीन वक्फ के नाम पर बताई गई। राजगोपाल का कहना है कि तिरुचेंतुरई गांव में उनकी कृषि भूमि है जो पिछले 40 साल से उनके पास है। जमीन के सारे डॉक्यूमेंट है उनके पास। जब वो अपनी जमीन बेचने गए तो रजिस्ट्रार कहने लगा कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने उसे पहले से रजिस्टर करा रखा है और वक्फ बोर्ड ने भी ये जानकारी दी। जमीन नहीं बिकने के कारण उनकी बेटी की शादी रुक गई। बेटी की शादी के लिए जिन लोगों से पैसा लिया गया था वह पैसे वापस मांग रहे हैं, जिसके कारण वो मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे और आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे। राजगोपाल का कहना है कि वो अपनी जमीन का मुआवजा चाहते हैं। सवाल यह है कि पूरा का पूरा गांव, जो हिंदू बहुल गांव है, जहां सदियों साल से एक मंदिर भी है, वो वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है भाई? तिरुचेंतुरई गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है और ये वो मंदिर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। गांव के लोगों का कहना है कि त्रिची में लगभग 1000 साल पहले कवियों ने इस मंदिर के बारे में जिक्र किया है। क्या ये मंदिर भी वक्फ की संपत्ति हो गया? वो भी तब जब ये मंदिर 1300 से 1500 साल पुराना है। और तो और मंदिर की दीवार पर यह भी लिखा है कि इसे कब बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं का एक दल तिरुचेंतुरई गांव पहुंचा और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि उनकी जमीन को वक्फ की जमीन नहीं होने देंगे। वहीं शांति समिति की बैठक में वक्फ बोर्ड ने कहा कि जिसे जमीन बेचनी है बेच सकते हैं, लेकिन गांव की ये जमीन उन्हें इनाम में मिली थी और ये वक्फ की ही रहेगी। सवाल है कि जो लोग गांव की जमीन के मालिक हैं, अगर उन्होंने किसी को जमीन दी नहीं, तो वक्फ को गांव की जमीन इनाम में मिली कैसे? इस पूरे विवाद में जिला प्रशासन भी जांच की बात कर रहा है। यह तो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है रफ़ीउल्लाह, उनका बेईमानी है, क्योंकि यह मंदिर शायद इस्लाम आने के पहले से है। इसीलिए यह फ्रॉडुलेंट एक्ट को हम विरुद्ध करेंगे। वक्फ के प्रॉपर्टी में घपला बहुत हो रहा है। बहुत सारी जमीनें लोगों ने लूटी है और लूटने वाले हिंदू हैं, मुसलमान है, सब है। लेकिन मैं जिम्मेदार मुसलमानों को तय करूंगा, क्योंकि वो उनके हाथ में वक्फ बोर्ड रहता है। तमिलनाडु के त्रिची के इस गांव का मामला हो, जहां पूरा गांव वक्फ ने कह दिया कि हमारा है, फिर ज्ञानवापी के मस्जिद का मुद्दा हो, या फिर कर्नाटक के ईदगाह का मसला, हर बार यही दलील उठाकर रख दी जाती है कि वो जमीन, वो जगह वक्फ की है, और ये साबित करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 का हवाला दे दिया जाता है। वक्फ एक्ट को लेकर कई तरह की आपत्तियां हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये वक्फ एक्ट मनमाना है और सेक्युलर भारत के ऊपर एक ऐसा कानून है जिसकी कोई जरूरत नहीं और दाग की तरह, वो भी तब जब दूसरे समुदायों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं। आज इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको जरा 1995 के वक्फ एक्ट की कुछ धाराएं बता देता हूं।
जिनको लेकर आपत्ति है। जैसे सेक्शन 40, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। ऐसा किसी और धर्म के पास तो अधिकार नहीं, और आप खुद ही जांच करेंगे, आप ही का बोर्ड होगा, आप ही का बोर्ड फैसला सुनाएगा और आप खुद मान लेंगे कि संपत्ति आपकी हो गई। ये कैसा सेक्युलर कानून है इस सेक्युलर देश के अंदर भाई? इसी 95 के एक्ट में जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी, सेक्शन 54 है, वो कहता है वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं घोषित कर सकता, बल्कि वो संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाने के लिए डीएम को कह भी सकता है। क्या हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, इनके पास कोई ऐसा अधिकार है कि डीएम को कहेंगे ये मेरी संपत्ति है, इसको खाली कराओ? 1995 के वक्फ एक्ट का सेक्शन 4 और 5, इसके तहत किसी संपत्ति का सर्वे भी राज्य सरकार के खर्चे से होगा। राज्य सरकार के खर्चे से क्यों होगा भाई? और इसके लिए राज्य सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना होगा। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85 कहता है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए और आप इसके खिलाफ हैं तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना होगा। 89 सेक्शन 89 कहता है अगर वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना होगा। सेक्शन 101 के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्य, सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। सेक्शन 83 में, इस सेक्शन में साफ लिखा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास वैसी ही पावर होगी जैसी सिविल कोर्ट के पास होती है। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा और उसे सभी पक्ष को मानना होगा। फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। सिर्फ हाईकोर्ट के पास यह पावर होगी कि अगर कोई अपील करे या स्वतः संज्ञान लेते हुए वो ट्रिब्यूनल के फैसले की लीगैलिटी चेक कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश सेक्युलर है तो फिर इस तरह का एक्ट क्यों है इस देश के अंदर? देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग रहते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड क्यों? ऐसे एक्ट की आड़ में सेक्युलर देश में जमीन हड़पने की जातियां नहीं हो रही क्या? और इसलिए आज राष्ट्रवाद में यह मुद्दा लेकर आया हूं। सवाल यह है कि हिंदुओं का गांव मंदिर और मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो गया? सेक्युलर देश में मुसलमानों का अलग वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने किसकी शय पर हड़पा गांव? देश सेक्युलर है तो फिर वक्फ एक्ट की जरूरत क्या है? क्या इसको हटाना चाहिए? चर्चा करने के लिए वकील डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वकील विष्णु जैन स्टूडियो में मौजूद हैं। अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मुद्दा हमने सबसे पहले पाठशाला में दिखाया, फिर मैंने इसको उठाया, ये मुद्दा फिर सामने आया कि पूरा गांव वक्फ ने कह दिया कि हमारी संपत्ति है। और लोगों ने, जिन्होंने, जब आपने ये जानकारी दी कि वक्फ एक्ट में क्या है, तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीज इस देश में चल रही है। क्या यह संभव है कि एक पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए जो हिंदू बहुल है, जहां सदियों पुराना मंदिर भी है? और क्या इस एक्ट को इस सेक्युलर देश से खत्म होना चाहिए? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मुद्दा आपने उठाया। और आज यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आज वक्फ एक्ट 1995 मुस्लिम्स के इंटर-सी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए बने तो इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियली जब वक्फ एक्ट 1923 आया था तो ये सब प्रोविजंस थे भी नहीं उसमें। ये सारी चीज़ें, आई एम सॉरी टू से, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धीरे धीरे इन सारे प्रोविजंस में 1954 में, 1960 में, 1984 में, उसके बाद 1995 में ऐड की गई हैं। तो पॉइंट इज दिस, मैं आज आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चाहे आपने तमिलनाडु का मुद्दा दिखाया हो, चाहे बेट द्वारका का मुद्दा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर के पीछे की ज़मीन हो, चाहे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का मामला हो लखनऊ में, चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, और हज़ारों ऐसे मामले कर्नाटका में रोज़ आए दिन अपने प्रैक्टिस के दौरान हम लोग देखते रहते हैं, हमारे पास डेटा आते रहते हैं। और उसी अध्ययन के आधार पे मैंने आपको ये बात बताई कि वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित पावर्स दी गई हैं जिससे इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक लीगल हर्डल खड़ा हो गया है। डिफेंस और रेलवे के बाद, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि आपने वक्फ को इस समय 3rd लार्जेस्ट नंबर पे उनकी ज़मीन है। और पॉइंट ये है, जैसे भी आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिखाया, आपको क्या पावर है कि आप पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें और सारे गांव की रजिस्ट्री रोक दें? और अगर किसी को आप रजिस्ट्री करनी तो आपसे एनओसी लेगा, तो आपके पास ये पावर कहां है?
और पावर है तो कैसे है कि आप पूरे पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके शो के माध्यम से पहले कहा था कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 और सेक्शन 4, 5 और 6 ये बहुत ड्रैकोनियन सेक्शन है। और आप बताइए मुझे, जैसा कि अभी आपने अपने स्टार्टिंग में बात कही, ऐसा कोई भी प्रोविजन मेरी लीगल समझ में, मैं तो नहीं जान पाया, बाकी फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं बता पाएंगे मुझे, किसी जैन के लिए, किसी बुद्ध के लिए, क्रिश्चियन के लिए, किसी और समाज, सिख के लिए, किसी और समाज के आदमी के लिए है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन तो है ही नहीं। ना इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है, ना सोसाइटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है। और सबसे मजेदार बात है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। और जो मुगलिया एक मानसिकता चली आ रही है, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, जो मुगलिया मानसिकता चली आ रही है, आप उस आदमी को बताएंगे भी नहीं कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टॉक टू यू। वो उनको बताएंगे जहां पे आपकी संपत्ति दर्ज है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरी संपत्ति रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट दर्ज है, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को बताया जाएगा। जहां हमें पता है कि हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं और अल्टीमेटली वो संपत्ति जिस गांव का हम वाकया बता रहे हैं सर, वहां भी लोगों को पता थोड़ी चला। पता ही नहीं वो चला। तो आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने गया, तब उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और उसको तब पता चल रहा है, और वो बेचारा फंसा हुआ बेटी की शादी रुक गई। अतिकुर रहमान साहब, सेक्युलर देश के अंदर ऐसा कोई कानून क्या आप जानते हैं जो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन, पारसी, बौद्ध, इनको कोई ऐसा अधिकार देता हो जो कि असीमित तौर पर वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं? और क्या यह कानून खत्म होना चाहिए? सुशांत जी, जहां तक कि मैं समझ रहा हूं पूरी ये कंट्रोवर्सी को, ये वक्फ बोर्ड का कोई राइट नहीं बनता है किसी एक आदमी को भी वो तकलीफ पहुंचाएं। ये बहुत सही वाजिब पॉइंट जिसने भी उठाया है। मैं लेट ज्वाइन किया मैंने, कि आखिर उनको इत्तला क्यों नहीं दी गई, और अगर इत्तला भी दी गई है, कल को मैं अगर कोई ज़मीन खरीद लेता हूं, मेरे पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो कहीं से भी वक्फ में आ जाती है, मुझे इन्फॉर्म किया पहले तो करना उनका फर्ज बनता है, लीगल ड्यूटी बनती है, और नहीं किया गया है तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और कॉम्पेंसेशन भी ऐसा करना पड़ेगा कि उनकी मर्जी के मुताबिक, ये नहीं कि आप उनको जबरदस्ती करें। अगर उनकी इच्छा ना हो तो ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि वक्फ की जो बात है वो ऐसे दायरे में आती है जहां पर अल्लाह की नाराजगी आप मोल ले रहे हैं कहीं से कहीं तक। और अल्लाह की नाराजगी तो दूर की बात है, यहां पर सेक्युलर स्टेट आपने जो कहा, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलर कानून लागू होगा। आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की दफाएं आपके लाभ पे लगेंगी। अगर स्टेट वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी एक्शन ले रहा है तो ये वाजिब नहीं है दीन इस्लाम के अंदर। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए 95 का। ये वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए। जो अधिकार किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मिला है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से हो। ये सेक्युलर देश में कैसे हो सकता है? सुशांत जी, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इसलिए अगर आप वक्फ एक्ट को खत्म कर देंगे तो इसका मतलब है कोई मुसलमान अपनी जगहों को वक्फ नहीं कर पाएगा अपनी मर्जी से, और अगर वो वक्फ नहीं कर पाएगा तो वो मतलब किसी और तरीके से बेचेगा, किसी और तरीके इसको उसका गलत इस्तेमाल होगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? वक्फ करने का मतलब मैं बतौर ये है, हिंदू, मैं भी मान लीजिए कोई जमीन दान में देना चाहता हूं, करेगा? तो मेरे पास तो कोई हिंदू एक्ट तो ऐसा है नहीं कि मैं दान देने के लिए उस एक्ट के साथ जाऊं। वक्फ करने के लिए वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट की जरूरत क्यों है? अगर नहीं रहेगी तो वो वक्फ कैसे कर पाएगा? अगर एक मुसलमान अपने बाद में अपनी जमीन का हक किसी वक्फ बोर्ड को देना चाहता है, अगर आप उसको खत्म कर देंगे, यानी कि एक तरह का एक सोशल डिस्ट्रप्शन पैदा कर रहे हैं आप समाज के अंदर। ठीक है, एक मिनट, मैंने ये पॉइंट लिख लिया। एक मिनट सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि वक्फ कैसे करेगा अपनी संपत्ति को। इसका जवाब विष्णु जैन जी देंगे। मैं एक इनिशियल कमेंट ले लूं पहले। रिजवान अहमद साहब, क्या आपको लगता है सेक्युलर इंडिया के अंदर
किसी वक्फ एक्ट की गुंजाइश है जो मुसलमानों को अलग अधिकार दे और हिंदू और सिख और ईसाई और पारसी और जैन मुंह उठाकर देखते रह जाएं उस तरफ, या फिर आपको लगता है ये जरूरी है, इसके बिना मुसलमान वक्फ नहीं कर सकता? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो मैं आपको बात बताऊं थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके, जब मैं कमेंट्री में लोगों के बयान में ये किसी लीगल मैटर में ये बात सुनता हूं कि ये गैर इस्लामिक है, ये कुरान की नज़र से गलत है, ये इस्लाम की नज़र से गुनाह है, तो सुशांत मैं बड़ा इरिटेट होता हूं। अरे यार, गुनाह कुरान की नज़र से, इस्लाम की नज़र से ये अपने घर पर रखो भाई। इस्लाम की नज़र से क्या गुनाह है और क्या सवाब है यार, इसका देश से कोई मतलब नहीं, इसका विष्णु जैन से कोई मतलब नहीं, इसका सुशांत से कोई मतलब नहीं। हर जगह हर बात में इस्लामी नज़र मत ले आया करो। कभी कभी पूरा बयान संविधान के अधीन ही दे दिया करो, सुनने में अच्छा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अगर वक्फ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ट्रस्ट बना दीजिए। आप एज अ मुस्लिम, ये जरूरी नहीं है कि रिजवान अहमद मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति अगर किसी को नहीं देना चाहते तो वो वक्फ में ही दे के जाएं। मैं चाहूं वक्फ में ना दे के जाऊं, मैं इसका ट्रस्ट बना दूं। इट इज वन एंड द सेम थिंग विद अ डिफरेंट डेफिनेशन। सो ये एक बहाना है कि मुसलमान फिर कहां जाएगा। अरे भाई, ट्रस्ट में चला जाए ना, किसने कहा है वक्फ में जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारा जो संविधान है सुशांत भाई, पता नहीं विष्णु जैन भाई कितना मुझसे एग्री करेंगे, ये बुनियादी तौर पे गलत लिख दिया गया है, इनहेरेंटली गलत। मैं बताऊं कैसे। जिस भी संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, लेटर एंड स्पिरिट में सेकुलर, वहां पर माइनॉरिटी शब्द नहीं हो सकता, वहां पर वक्फ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया है ना। अदरवाइज ये एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि संविधान ये भी कह रहा है सब बराबर हैं, संविधान ये भी कह रहा है कि इस माइनॉरिटी का मुझे अपीजमेंट करना पड़ेगा या इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अरे भाई, संविधान अगर सेकुलर है तो किसी को प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे भारत में मुसलमान हो। किसी को भी इस देश में माइनॉरिटी स्टेटस तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक संविधान में सेकुलर है। और अगर तुम्हें किसी भी माइनॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे के लॉलीपॉप चुसाना है, प्रोटेक्शन देना है, चाहे वो कोई अपीजमेंट हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे मदरसे की लेजिटिमेसी हो, चाहे वक्फ की लेजिटिमेसी हो, तो भैया सेकुलर शब्द संविधान से हटा दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बना लो, तब हम मुसलमानों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा मानना है। आप ये कह रहे हैं सेक्युलर और माइनॉरिटी दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर आप सेक्युलर हैं, सबके लिए नियम, कायदे और सुविधाएं और अधिकार सब बराबर होने चाहिए, नहीं तो फिर कहिए हम सेक्युलर नहीं है, हिंदू राष्ट्र हैं और उसके बाद जो माइनॉरिटी में हम उनको कुछ कुछ दे रहे हैं। जियाई भाई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार विष्णु जैन जी जो अभी प्रश्न उठाया, अभी अतीक भाई आपके पास भी आऊंगा, ये जो कह गए हैं रिजवान भाई उस पर आपका रिएक्शन चाहिए, लेकिन विष्णु जैन जी जो अतीकुर रहमान ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड नहीं होगा, वक्फ एक्ट नहीं होगा, तो मुसलमान अपनी संपत्ति जो है वक्फ यानी दान कैसे करेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी बात यहाँ पे सही से समझा नहीं पाया अतीकुर भाई को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वक्फ एक्ट 1995 को पूरा रिपील कर दें, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो आज इंडियन ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटीज एक्ट में बाकी समाज के लोगों को पावर्स दी गई हैं, सेम पावर वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड को दी जाए। उससे बियॉन्ड जाके जो पावर्स दी गई हैं उसके खिलाफ मेरा विरोध है। और सवाल यह है, जैसे कौन से पावर आपको लगता है? जैसे मैं आपको अभी गिना देता हूं, सेक्शन 4, 5 और 6, जहां पे वक्फ का जो सर्वे होगा उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। सेक्शन 6 में कांग्रेस सरकार ने बदमाशी करके पहले पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड था, उसको पर्सन एग्रीड कर दिया, जिसमें हिंदू समाज के लोग भी अब आ जाते हैं। अब आप मेरी जमीन, पहले तो ये लॉ था जो मैंने ज्ञानव्यापी में साइट किया कि 2013 से पहले हिंदू समाज के लोगों पर वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं करता है। 2013 के बाद अब हिंदू समाज के लोगों पर भी वक्फ एक्ट 1995 अप्लाई करता है। विरोध वहां से शुरू हो रहा है। तीसरी बात,
अगर मैं यहीं पे, ये बहुत बुनियादी मुद्दा है, क्या आज हिंदू समाज के लोगों को पावर है कि मुस्लिम की किसी भी संपत्ति को एक ट्रस्ट की संपत्ति घोषित कर दे और मुस्लिम समाज के लोग उसके अगेंस्ट अपील में जाएं कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? नहीं है। द आंसर इज नो। तो आपने ऐसी पावर्स उनको क्यों दी हैं? उसके बाद सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, सेक्शन 54 जहां पे इंक्रोचमेंट की पावर दी गई है, सेक्शन 89 में आपने उनको पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया है कि उनको अगर आपको उनके खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देंगे, सेक्शन 101 में पब्लिक सर्वेंट माना गया है, सेक्शन 108 में उनके लिए लिमिटेशन एग्जेम्प्ट की गई है। तो ये सारी जो पावर्स हैं इसको डिलीट करना है और जो वक्फ एक्ट 1923 था हूबहू उसी को लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली जब वक्फ एक्ट का पूरा सिस्टम था तो ये मुस्लिम्स के इंटरसी डिस्प्यूट के लिए था कि शिया वक्फ है कि सुन्नी वक्फ है, उसके मैनेजमेंट के लिए था। धीरे 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 इसमें लेजिस्लेशन ने बदमाशी करते हुए इसको समाज के और लोगों पे अप्लाई कर दिया। और मैं आप एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी संपत्ति है, जैसे कि अभी रिजवान भाई ने यहां पे कहा कि मैं अपनी संपत्ति वक्फ घोषित करना चाहूंगा, करूंगा, नहीं करना चाहूंगा, नहीं करूंगा। जो बेसिक इस्लामिक कंसेप्ट है उससे खिलाफ जाके आप यहां पे जमीन ग्रैब कर रहे हो, विरोध उसके खिलाफ है। आप किसी भी संपत्ति को अपनी खुद की एक्वायर्ड सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है उसको दान करना चाहते हैं, अल्लाह को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरी संपत्ति को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वक्फ संपत्ति है और उसके खिलाफ मैं वक्फ ट्राइब्यूनल जाऊं जहां पे इस्लामिक लॉ का जानकार बैठा होगा? तो ऐसा पावर हमारे लिए तो नहीं है सर। ठीक है, सीधी सी बात, 2-3 पॉइंट आप बड़े वाजिब तौर पर रख रहे हैं। एक कि अगर हम सेक्युलर देश हैं तो भाई जो हिंदू के पास राइट नहीं, सिख के पास नहीं, किसी और के पास नहीं, वो मुसलमानों को क्यों मिले वक्फ एक्ट के आधार पर? 1923 वाला वक्फ एक्ट रखिए, सरकार क्यों खर्चा उठाए, सरकार क्यों उसमें घुसे? और दूसरा कि कोई मुसलमान जो है वो कैसे हिंदू की प्रॉपर्टी पर कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है? ये कुछ पॉइंट है। एक बात और ऐड करना चाहता था कि जब भी सरकार ये अमेंडमेंट लाए, जितने प्रॉपर्टी वक्फ में गई है उसका भी एक ट्राइब्यूनल बनाए और जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें फाइनलाइज किए जाएं, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति हिंदू समाज के लोगों की ऑलरेडी वक्फ बोर्ड एक्वायर कर चुका है और उसकी भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ऑल ओवर द कंट्री। आप ये कह रहे हैं ये देश भर में हुआ है? देश भर में हुआ है। मैं तो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, बेट द्वारका का चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां पे चंद्रशेखर जी ने अपनी शहादत दी, उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। हमने इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 मज़ारें वहां से हटवाई हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, बेट द्वारका का बताया, चंद्रशेखर आजाद पार्क का, ताजमहल का, ज्ञानव्यापी का, मथुरा का, इसके बाद टीले वाली मस्जिद का। ऐसे कर्नाटका में कितनी संपत्ति रोज वक्फ संपत्ति घोषित हो रही हैं। अभी आपने ईदगाह मैदान का एग्जाम्पल देखा बेंगलोर का। ऐसे हजारों संपत्तियां ऑल ओवर इंडिया ऐसी हो रही हैं जो वक्फ संपत्ति घोषित हो रही हैं। तो अगर सरकार आज इस डिबेट को सुनकर हमारी बात मान के या इस पर गौर करके ऐसा अमेंडमेंट लाती है तो जो संपत्तियां गई हैं वक्फ में उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको वापस उनके ओरिजिनल ओनर को देना चाहिए। ठीक है जियाई साहब, क्या सेक्युलर भारत में यह कानून जो है वो सेक्युलरिज्म की पहचान है? क्या इसको हटना चाहिए? और क्या वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं की जमीन हड़पने या उस पर या मुसलमानों की भी जमीन हड़पने का काम चल रहा है? सुशांत जी बात बिल्कुल सही कहा जैन साहब ने। विष्णु जैन साहब की जो स्टडी है मैं तारीफ भी करता हूं, लेकिन कभी कभी एक चीज है कि अगर एक चीज में खराबी है तो उस चीज को खत्म कर दिया जाए, इस बात पे आपत्ति भी होती है। हमारे हिंदू भाइयों की कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ ने एक्वायर किया है या वहां के लोगों ने उसको जबरदस्ती रखा है तो ना ही ये इस्लामिक है, ना ही ये वक्फ है और ना ही वक्फ के करने वाले लोग इसमें कोई हैं। तो ऐसे लोग जो इसमें कोई वक्फ हुआ ही नहीं, किसी ने किसी को वक्फ किया ही नहीं, उसके कोई मुसव्वदे या एग्रीमेंट है ही नहीं, ऐसी सूरत में वो वक्फ में हो सकता कैसे? तो कुछ लोगों ने, कुछ सीईओ ने, कुछ चेयरमैन ने, कुछ समाज के कुछ लोगों ने अपनी चीज को बचाने के लिए दूसरी चीज को हड़पने के लिए कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला है। आपने देखा होगा जो असल में वक्फ में था, जो मस्जिद की जगह थी, कब्रिस्तान की जगह थी, खबरों की जगह थी, उन जगहों को भी लोगों ने खरीद के ले लिया और उसकी खरीदो फरोख्त हो गई। मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर के तमाम जिम्मेदारों से और माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, अगर कुछ गलती हुई है तो उस गलती को सुधार करना चाहिए और उस गलती को इल्हाक करके, गलती को सुधार करके, रेक्टिफाई करके इसके हकूक है उसको मिलना चाहिए। मैंने तमिलनाडु के मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, वो लाइन पर नहीं आए। वक्फ बोर्ड के मेंबर या वहां के चेयरमैन और वहां के सीईओ ने भी गुफ्तगू नहीं की। वो सिर्फ, और मैं उनसे हवाला जरूर लेना चाहूंगा कि वक्फ अगर किसी ने किया है तो वक्फ के वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर्टी के कुछ कागजात होंगे। अगर किसी की जबरदस्ती चीजों को एक्वायर कर लेना, उसको हड़प कर लेना, ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, ये कानून के भी खिलाफ है। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि फौरी तौर पे जिन लोगों ने जिन जमीनों को हड़पा है, तमाम चीजों को इससे लगा करके इनके तमाम उमूर पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और जहां जहां कुछ परेशानियां हैं उसको फौरन हल करना चाहिए। और इस सूरत में भाई मेरा एक और प्रश्न है, आपको भी पता है कि वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के नाम पर यह हड़पा हड़पी चल रही है, अतीकुर रहमान साहब को भी पता है,
रिजवान भाई को भी पता है, तो फिर कोई विष्णु जैन और सुशांत सिन्हा मिलकर एक शो करें और उसके बाद इस पर चर्चा हो और उसके बाद इस पर कोई बहस हो और उसके बाद एक मोमेंटम बने, फिर विरोध हो और ये हो और वो हो। ये मुसलमानों ने खुद क्यों नहीं किया कि हम ये कब्जा करना बंद करें? नहीं, देखिए, मुसलमानों ने यूं कब्जा नहीं किया। देखिए, कोई मुसलमानों की जमीनों को तो लोगों ने कब्जा कर लिया है। आपको मैं कम से कम 1000 नाम और 1000 जगहों की लिस्ट आपको आपके हवाले कर सकता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कोई किसी की चीज को कब्जा करे या हड़पे। मैं तो ये चाहता हूं जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए, और कोई जबरदस्ती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात एक जगह की नहीं है, एक मोहल्ले एक टोले की नहीं है। यहाँ तो 20-20 गांव है जिस गांव को हड़प करने की बात हो रही है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो उसे दूर करना चाहिए, अगर कुछ एरर्स आ गए हैं तो उसको सही करना चाहिए, और अगर वक्फ की जमीन है वो, तो फिर उसको वक्फ के जिम्मेदारों को वो चीज मिलनी भी चाहिए। मैं दो अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। मैं एक मुसविदा बना रहा हूं, और वो मुसविदा मैं जरूर माइनॉरिटी मिनिस्टर के हवाले करूंगा। वक्फ के मसाइल को लेकर, मदारिस के मसाइल को लेकर, मसाजिद के मदारिस को लेकर के, मदरसों के इशूज को लेकर के, इन तमाम चीजों के एक मुसविदे को नए सिरे से मैं माननीय मिनिस्टर से कहूंगा कि इस पे फौरी तवज्जो दी जाए, और अगर कहीं गलत हुआ है तो उसका रिजवान अहमद, सही मुझे एक करवाया बात जाए। बताइए, अभी जियाई साहब ने एक बात कही, एक लाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया कि, और अतीकुर रहमान ने भी कहा कि भाई ऐसे जमीन हड़पना तो गैर इस्लामिक है, ये तो वक्फ हो ही नहीं सकता। भाई अगर हम ज्ञानवापी का जिक्र करें, वहां मस्जिद की दीवार पर जो है वो श्रृंगार गौरी पीछे की तरफ बनी हुई है। वैसे में तो वो मस्जिद भी जो है वो आप कहेंगे कि इस्लाम में कबूल नहीं होगी, या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो वो इस्लाम में कबूल नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उसकी लड़ाई इस देश में चल रही है। तो ये वक्फ जो है उसके नाम पर कब्जा हो जाए, ये गैर इस्लामिक बोल देना तो ठीक है, लेकिन ये तो चल रहा है, और ये हटने के नाम पर फिर हंगामा होगा जैसे ज्ञानवापी में हो रहा है। देखिए, एक ट्रेंड है, मैं जियाई भाई को नहीं बोल रहा, एक ट्रेंड है। आजकल डिबेट्स में एक नई गुगली फेंकी जा रही है, और आजकल डिबेट्स में बड़ी मीठी मीठी चाशनी में घोली हुई बातें की जा रही हैं, लेकिन जब आप उसको कुरेदेंगे तो अंदर से वो ही निकलेगा जो पहले साफ निकलता था। अरे, ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पर, वेस्टर्न वॉल पर माता सिंगार गौरी का स्थान है, और काबा किस तरफ है? हम सजदा किधर करते हैं? वेस्ट की तरफ। विरोधाभास देखिएगा, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब जब अंदर वहां पर इमाम नमाज पढ़ाता है, यार ये लोग कितने बेशरम लोग हैं सुशांत। जब अंदर वहां इमाम नमाज पढ़ाता है, उसके बाद एक दीवार है, और दीवार के बाहर माता सिंगार गौरी का स्थान है, लेकिन जब आप टीवी पर आएंगे, पता है क्या कहेंगे? नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाना, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, हराम है, वहां तो नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन ज्ञानवापी के लिए हम क़यामत तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जरा बचिए, जो आजकल टीवी पे आके बड़ी चाशनी घोल रहे हैं और अंदर जहर भरा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं मैं लखनऊ का गवाह हूं, छोड़ दीजिए हिंदू को और छोड़ दीजिए तमिलनाडु के गांव को। अरे वो तो हिंदुओं का मैटर है, उनका मुसलमानों से क्या मतलब। लखनऊ में कब्रिस्तान पर मल्टी स्टोरेड फिट बिल्डिंग बनी है वक्फ के, कब्रिस्तान पर, गन शहीदा कब्रिस्तान को नाम लेके बता रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने गीता सिंह पत्नी यशपाल सिंह एमएलए समाजवादी पार्टी को कब्जा करवाया। मैंने लड़ाई लड़ी, मेरा किडनैप हुआ, मुझे लाठियों से मारा गया, मुझे 14 जगह सिगरेट से जलाया गया, रात भर मुझे मारा गया। किसके लिए? कब्रिस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टी गीता सिंह से कब्जा करवाई। और जब मैं वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाता था, मेरी कोई सुनता नहीं था। इतने बड़े चोर हैं ये, इतने बड़े हरामखोर हैं ये। अरे अब शब्द मुसलमानों का हक सबसे ज्यादा किसी को ऐसे वक्फ शब्द बोर्ड ना ने बोलो। मारा है। ठीक है, वक्फ बोर्ड में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जैसा विष्णु भाई भी कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। नहीं, अतीकुर रहमान साहब, खत्म होना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, एक मिनट आ रहा हूं जियाई भाई आ रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, टीवी पे कुछ बोलना, जमीनी हकीकत कुछ और होना, एक पैटर्न सा दिखता है सर। और दूसरी बात, चलिए मैं मानता हूं कि किसी के भी आराध्य का अपमान होता है तो दिल दुखता है, जैसे शिवलिंग का अपमान हुआ, हम लोग का भी दिल दुखा। वैसे ही अगर मान लीजिए नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, मुसलमानों का दिल दुखा।
लेकिन मुसलमानों का दिल क्या इस पे नहीं दुखता कि कब्रिस्तान की जमीन पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन जाए? मुसलमानों का दिल इस पे नहीं दुखता कि इस्लाम के खिलाफ जाकर किसी की जमीन कब्जा ली जाए, या वहां पर जो है मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाओ और उसकी लड़ाई लड़ी जाए? ये सब पे दिल क्यों नहीं दुखता? ये सब गैर इस्लामिक क्यों नजर नहीं आता? सुशांत जी देखिए, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं मैंने आपके शो पे आने से पहले और इससे पहले भी कहा था कि रिजवान अहमद जिस डिबेट पे होंगी मैं उस डिबेट पर बैठना पसंद नहीं करता हूं। लास्ट मोमेंट पे मुझसे कहा कोऑर्डिनेटर की हमसे गलती हो गई। मैं ये आखिरी बार आपके इस पैनल के ऊपर आ रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, मेहरबानी करके उसको आप या तो खुद रोकें। मैंने खुद रोका है सर, मैंने उनको बोला है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वेरी गुड, लेकिन बोल दिया जाता है ना, बोल दिया जाता है सर। अब बोलने के पहले तो मैं नहीं रोक सकता ना सर। मैं भी बोल दूं, बोलने के पहले लाइव डिबेट में कैसे रोकूंगा सर? इज्जतदार ईमानदार आदमी है या चोर है? वो ईमानदार है या चोर है? बोल दिया उन्होंने, माफी मांगने रिजवान भाई, तुम बताओ कौन है वो? रिजवान भाई, मैं ये कह रहा हूं, कहिए आप। किसी को चोर डकैत ये तय करना तो कोर्ट और लॉ का काम है ना सर। हम बैठकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे दें कि फलाना चोरी है और फलाना जो है वो ईमानदारी है। इसलिए कह रहा हूं कि इन शब्दों से बचिए। जब बात हम गंभीर कर रहे हैं तो उसमें ऐसे शब्दों से बचिए। मैं गवाहूं, काहे का चोर काहे का ईमानदार। भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्रिस्तान के लिए मुझे मारा गया था, मुझे, रिजवान अहमद को, और वक्फ बोर्ड वाले गीता सिंह के साथ मिले हुए थे। नाम ले रहा हूं, कोई डिफेमेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि यह हकीकत है, मेरे ऊपर बीती है। और ये समझा रहे हैं मुंबई के बैठकर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अरे अंदर जहर भरे हो, ऊपर चाशनी घोलते हो। इस्लाम में मना है, इस्लाम में गुनाह है, हर जगह इस्लाम को घुसड़ देते हो। ठीक है, एक मिनट। अब अतीकुर रहमान आप बोले। आ रहा हूं विष्णु भाई। अतीकुर रहमान अपनी बात माफ करिए आप। अरे अतीकुर रहमान साहब, आप भी तुरंत एकदम निकाल के तैयार हो जाते हैं। कैसे लोगों को बुलाया जाता है? अरे मैंने इनको क्या बोला? इनको क्यों मिर्चा लग रही है? इनको क्यों पेट्रोल लग रहा है? मैंने इनको तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए वो चले गए। विष्णु भाई अपनी बात करिए। देखिए सुशांत जी, हमने इस पे काफ़ी स्टडी की वक्फ एक्ट पे, और वक्फ एक्ट पे स्टडी करने के बाद हमने ये पाया, हमने उसके पूरा कि वक्फ एक्ट में ओरिजिनल प्रोविजन क्या था, इसमें अमेंडमेंट करने से क्या होगा, और अमेंडमेंट के बाद ये सारे प्रोविजंस कैसे दिखेंगे, उसका हमने पूरा मसौदा तैयार किया है। आपके माध्यम से उसको हम केंद्र सरकार को भी दे देंगे। और मुझे लगता है जो हमने प्रपोजल तैयार किया है उसमें इस देश का कोई भी मुसलमान विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनकी कोई भी पावर्स को नहीं ले रहा है। जहां जहां उनको ये पावर्स दी गई हैं कि वो हिंदुओं पे और बाकी धर्म के लोगों पे अपना अधिकार जमा सके, उस चीज को हमने कर्टेल करने का मसौदा बनाया। आज वक्फ बोर्ड के पास, जैसे इनिशियली वक्फ एक्ट 1923 था कि अपने इंटरसी मैनेजमेंट के लिए जैसे वक्फ एक्ट बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो और धर्मों पे अप्लाई करता है, वहां पे प्रॉब्लम है। अब वक्फ एक्ट का एक और पहलू आज आपके चैनल पे मैं रिवील करना चाहता हूं, वो पहले कभी आया नहीं। इस समय सुशांत जी, पूरा पंजाब और हरियाणा ये दो राज्य ऐसे हैं जो वक्फ की टेनेंसी से जूझ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वकील होने के नाते वो लोग मेरे पास आते हैं, उनकी आवाज बनने का काम आज मैं कर रहा हूं। हुआ ऐसा है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो जो संपत्ति हिंदू समाज के लोगों की थी, वहां से वो जब यहां पे आए तो वो वक्फ को ही दे दी गई। इनिशियली वो प्रॉपर्टी सरकार के पास गई थी, वो कस्टोडियन प्रॉपर्टी थी, पर सरकार ने उसको, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको वक्फ बोर्ड को दोबारा दे दिया, जबकि वो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी और वो केंद्र सरकार की संपत्ति थी। अब वक्फ बोर्ड को दोबारा दे दिया तो जो उसमें हिंदू भाई हमारे पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, अब वक्फ बोर्ड उनसे पहले रेंट ले रहा था। अच्छा, रेंट पड़ा, माइनर सा रेंट लिया जा रहा था, 50 रुपए 100 रुपए, तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हो रहा है, अब उस रेंट को बढ़ा के 20,000, 25,000, 50,000, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज प्राइम प्रॉपर्टीज हो गई हैं, उनसे वसूला जा रहा है। अब पूरा इस समय पंजाब और हरियाणा का जो हिंदू है वो उसमें उठा जगह कि भाई ये कैसे हो रहा है। तब पता चला कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने जो केंद्र सरकार के पास प्रॉपर्टी आ गई थी उसको वापस वक्फ बोर्ड को दे दिया है। दिल्ली में 123 दुकानें पुरानी दिल्ली में जिनको आपने वक्फ बोर्ड जिसमें अपना कब्जा जमा रहा है। तो ऐसे हजारों कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आज वक्फ बोर्ड रेंट वसूल रहा है। और यहां पे भी एक फॉल्ट है जो मैंने आपको बताया कि जो संपत्ति केंद्र सरकार के पास चली गई थी वो वापस वक्फ बोर्ड को दे दी गई। भाई लेकिन एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 45-50 साल राज किया है, उसमें हिंदुओं ने भी तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है। ऐसे में
कोई नरसिम्हा राव सरकार हो या राजीव गांधी सरकार का आप फैसला बता रहे हैं कि वो हिंदुओं की जमीन जो है वो आपने हिंदुओं को देने के बजाय वक्फ को दे दी, ऐसा क्या था कि भाई आप मुसलमानों को अपीज करने के लिए इतनी पावर दे दें और आपको हिंदू नजर ही ना आए? ये क्यों था? देखिए, जो अभी रिजवान भाई ने बात कही वो उनकी बात मैं इनसे एग्री करता हूं, 100% सही है कि इस देश में सेकुलर वर्ड और माइनॉरिटी वर्ड नहीं रह सकता है। और जो इनकी बात है एकदम सही है, इस पे बहुत रिसर्च है। और जब संविधान सभा में डिबेट हुई थी तो सेकुलर वर्ड 3 बार प्रपोज किया गया था और तीनों बार रिजेक्ट किया गया था, इसी आधार पे कि माइनॉरिटी राइट्स दिए जा रहे हैं और माइनॉरिटी और सेकुलर वर्ड साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा वो बहुत मूलभूत मुद्दा है कि हिंदू भी थे तब भी उनके बाद उनको क्यों नहीं राइट्स दिए गए, क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए जागरूक नहीं थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2013 में बदमाशी देखिए कितनी महीन बदमाशी है। पहले वर्ड था सेक्शन 6 में पर्सन इंटरेस्टेड, अब किसी को पता ही नहीं चला पार्लियामेंट में, पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीव्ड मैं भी हूं, अगर मेरी संपत्ति चली गई तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड 2013 के बाद, तो उसमें हिंदू भी उसके परव्यू में आ गया। उससे पहले शब्द था पर्सन इंटरेस्टेड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था और कहा था इसमें हिंदू नहीं आता है। तो उस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काटजू का जजमेंट ओवरकम करने के लिए 2013 में आपने उसको पर्सन एग्रीव्ड कर दिया, मनमोहन सिंह सरकार ने। अब उसमें हिंदू भी आता है, अब 2019 में उसको कंफर्म कर दिया गया कि हाँ इसमें हिंदू भी आता है। तो विरोध यहां पे है कि जब सर्वे हो रहा है सेक्शन 4, 5 और 6 में, तो आप मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दोगे और मेरे ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि मैं उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल जाऊं जहां पे मुस्लिम लॉ के स्कॉलर जानने वाले होंगे, उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊं और सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और सेम टाइम पे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हो कि मैं अपने मंदिर को रेस्टोर करने के लिए भी वापस कोर्ट में नहीं जा सकता हूं। यही तो पूरा आर्गुमेंट किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर यही आर्गुमेंट है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल रहेगी और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। तो ये 2 तरह के कानून सेम गवर्नमेंट ने 4 साल के अंतराल में बनाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, वक्फ पे 2 ही तरह से एकदम अथॉरिटी से साथ ये बात बोलना चाहता हूं, 2 ही तरह से कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति एक्वायर हो सकती है, सेक्शन 4, 5 और 6 में और सेक्शन 40 में। इन दोनों प्रोविजंस पे हिट करने की, इनकी पावर्स को कर्टेल करने की जरूरत है। और जो वक्फ आप डेडिकेट करिए अपनी खुद की संपत्ति को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जियाई भाई, मैनेजमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी संपत्ति क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं सर? हिंदू अगर बहुसंख्यक है तो ये उसका गुनाह तो नहीं हो सकता ना सर, कि आप बहुसंख्यक हैं तो आपकी जमीन भी ले लेंगे, आपको अधिकार भी कम मिलेंगे। कोई कह दे कि मुसलमानों का इस देश की जो है सारी संपदा पर पहला अधिकार है। भाई हम अगर बहुसंख्यक है तो ये गुनाह नहीं हो सकता और ये गुनाह महसूस भी नहीं कराया जाना चाहिए। ना ही बहुसंख्यक का होना गुनाह है, ना ही अल्पसंख्यक का होना गुनाह है। असल मसला दरअसल ये है कि वो लोग, मैंने पहले भी कहा कि मैं कुछ बातों से जैन साहब के अग्री भी करता हूं, लेकिन एक बात अहम है, अगर एक कानून है, कानून साजी में अमेंडमेंट तो हो ही सकते हैं। अगर कुछ गलती आपको लग रही तो सरकार भी है और तमाम लोग भी मौजूद है, अमेंडमेंट करवाइए ना साहब। अगर उसने गलत किया है तो आप उसे सही कीजिए ना। दुहाई हम नहीं दे रहे हैं, हम तो दुहाई देंगे कि मुकेश जियाई भाई मुझे एक बात बताइए, जियाई भाई वक्फ बोर्ड के अंदर कोई हिंदू है? देखिए अब बताता हूं मैं आपको, वक्फ के इमलाक को अगर यहां पर वक्फ किया जाता है तो वो डेडिकेटेड फॉर मुस्लिम्स है, तो उसमें भाई हमारे बड़े भाई का क्या रोल है यहाँ पर? ठीक है, मैं आपको मेरा सवाल तो सुन लीजिए, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। उसका पहला पार्ट था कि वक्फ बोर्ड के अंदर सारे मुसलमान हैं, कोई हिंदू तो है नहीं। आपको पता है कि इस्लाम के अगेंस्ट जाकर वक्फ एक्ट के नाम पर उसके अधिकारों का इस्तेमाल करके जमीन कब्जाई जा रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जहां पर मज़ारें थी या जहां पर कब्रें थी वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई। तो वो जो वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान बैठे हैं, ये उनको इस्लाम नहीं पता है, उनको ये गैर इस्लामिक है ये नहीं पता है, उनको जमीनें हड़पी जा रही हैं ये नहीं पता है। सुनिए ना, मैं रिजवान भाई से भी कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, वक्फ की जो इमलाक है जिस पर मल्टी स्टोरेज, मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा घर मुकेश भाई अंबानी साहब का घर बन गया, तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो तो जगह हमारी है। क्या आप उसके लिए आवाज उठाना पसंद करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सुशांत जी आप ही उठा दीजिए। हमारी मेरे पास जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर उनका घर बना, ये आप जानते हैं, मेरे पास इसकी जानकारी, आपको पता है? उनको भी नहीं पता है। रिजवान भाई आपको पता है मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर बना है?
तो सेक्शन 54 बिल्कुल, में उनको सबको- encroachment सब इस बात को किया, हटा सर, दीजिए। उनको जाइए लड़िए, सेक्शन उनको 54 लड़िए जाके, फिर क्यों नहीं हटाते मैं तो हैं? आपको लीगल एडवाइस दे रहा हूं सर। आई भाई सेक्शन 54 में उनको encroachment अब ये नया आ गया कि हटाइए। मुकेश अंबानी का घर वक्फ की हटाइए जमीन, उनको। यही तो दिक्कत है ना सर, वक्फ बोर्ड हर जगह अपनी जमीन बोल देता है। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला, सेशन कोर्ट में मैटर चला, सब जगह पर ये बात चल रही है, सभी जानते हैं। आप सर्च कीजिए, आपकी सर्च की टीम आपके पास भेज देगी। मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, औरंगाबाद में विलासराव देशमुख के भाइयों ने पूरी की पूरी जमीनें औरंगाबाद में जो वक्फ की जमीनें थी उसको कब्जे में करके ले लिया। क्या उसके बारे में आप हमारी आवाज बंद करके जाइए ना साहब, आप बोलिए ना, आपकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जाती है। हमारी आवाजों पर मैं समझता हूं 800 करोड़ और 800 एकड़ से ज्यादा जमीनें विलासराव के देशमुख के भाई ने कब्जा कर लिया साहब। हम तो उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सरकार बनाए और कुछ नए सिरे से जिन लोगों ने हमारी जमीनों को कब्जा किया है उसको इंप्लीमेंट कर दे, हमारे को दे दे। अगर आपका कुछ निकलता है हमारे पास तो आप ले लीजिए, हमें किसी किस्म का एतराज नहीं। वक्त के इमलाक पर जितना जायज कब्जा हमारा है ना साहब, हमारी चीजों पे दूसरों ने कब्जा करके रखा है। हम तो चाहते हैं कि इसके अंदर तरमीम हो, इसके अंदर तब्दीली हो, और ऐसी तब्दीली हो जिससे जियाई भाई, पानी का पानी हो जाए, मेरी बात और सुनिए। दूध का जियाई दूध, भाई, पानी का पानी। आ रहा हूं रिजवान भाई, आ रहा हूं आपके पास। जियाई भाई, मेरी बात सुनिए, आपकी जो जमीन कब्जा ली किसी ने, उसकी लड़ाई बिल्कुल लड़िए, उससे कोई मना नहीं कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है और वो कोई गुनाह कर रहा है और आपको पता है, तो आप रोकेंगे ना बॉस कि हमारे परिवार के संस्कार में ये नहीं है, तुम जाकर ये मत करो। मोहल्ले के लोग आकर बता रहे हैं कि आपका लड़का जो है सामने वाले को मार रहा है और आप जो है उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, तो सवाल आपसे पूछेंगे ना सर, क्योंकि पिता आप हैं। तो वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको इस्लाम नहीं समझ में आ रहा, उनको कब्जा हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। सुशांत भाई, आज आपका एग्जांपल थोड़ा सा मिस कर रहा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हिंदुस्तान में कानून है ना साहब, हिंदुस्तान में कानून है ना, हम अपने तरफ से कब्जा करने की तो बात मैं कह रहा हूं हिंदुस्तानी कानून से चलिए, वक्फ एक्ट की क्या जरूरत है, उसको हटाइए। वक्फ एक्ट को क्या जरूरत है उसकी, हिंदुस्तानी कानून से चलिए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट से चलिए, कह रहे हैं हटाएगा साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान उस कानून को हटाएगा? तो हटा देना, बताइए, हटा देना सरकार। आप चाह रहे हैं जुमे की नमाज के बाद भीड़ खड़ी हो जाए बैनर पोस्टर लेकर कि वक्फ एक्ट हटाइए, हम चाहते हैं। हमारी जो जमीनें होंगी, हमारे जो चीजें होंगी, आप हमें सब दिला दीजिए ना, और आपको जो हटाना हटाइए, हमारी चीजें हमारे पास। अच्छा, तो जब तक मिलेगा नहीं आप दूसरे की हड़प लेंगे। रिजवान अहमद बोलिए, फिर अतीकुर रहमान भी आ गए हैं। अतीकुर रहमान साहब थोड़ा मुस्कुराइए, इतना तनाव मत लीजिए। आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। चलिए रिजवान अहमद बोलेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रिजवान अहमद बोलिए। बस 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 सुशांत भाई, बस बात सच हो गई ना। अब आप सुनिए, मुसलमान 1 मिनट को हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं, 1 मिनट को हक की बात करते हैं। ये मेरा घर है, ये मस्जिद नहीं है, इसके लिए लड़ना मेरा हक भी है और इस्लामी नजरिए से जिहाद भी है। अगर मेरा कोई ये घर हड़प लेता है तो मेरे भाई जिस तरह शाहबानों के खिलाफ लड़े, जिस तरह सायरा बानों के खिलाफ लड़े, जिस तरह रोहिंग्या के लिए लड़े, जिस तरह शाहीन बाग पर लड़े, जिस तरह हिजाब के लिए लड़ रहे हो, अरे लड़ो ना वक्फ बोर्ड के खिलाफ, लड़ो ना इस चोरी के खिलाफ। चाहे वो मुसलमान ने की हो या हिंदू ने की हो, हमें क्या मतलब, लड़ो। यहां पर कह दोगे भैया सरकार दिलवा दे, यहां पर सरकार को सामने ले आओगे, कभी जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलाने लगोगे, तो भैया या तो सारी परेशानियां सरकार पर छोड़ दो, आंदोलन करने बंद कर दो, और अगर आंदोलन करते हो तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारी है उसके लिए करो ना। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जियाई भाई देखिए ये पॉइंट इसलिए भी है, जियाई भाई इसलिए भी है, मालूम है कि दोनों नहीं हो सकता ना। एक तरफ आप कहें सब सरकार करे और दूसरी तरफ जब सरकार करे तो आप कहें हमको दबा रही है, ये दोनों नहीं चल सकता। 1 मिनट, अतीकुर रहमान आ गए हैं। अतीकुर रहमान अपनी बात कहिए। देखिए, विष्णु जैन जी ने जो बात की वो बहुत हद तक के सही है और सरकारों को इस मुतालिक कदम उठाना चाहिए। हम लोगों को अगर खुले दिमाग से इस बात को सोचना पड़े तो ये बात सामने आती है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट जानती है वक्फ बोर्ड के अंदर कितना घोटाला हो रहा है। मुफ्ती साहब इस बात को अच्छी तरह से उजागर कर चुके हैं। कोई वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है, क्योंकि सुशांत जी देखिए, ये जमीन का मामला है, जमीन का मामला जुड़ा हुआ होता है पैसों से। आरबीआई की अगर आप एक रिपोर्ट देखें, कोविड के वक्त में जब कुछ बैंक्स वगैरह में घोटाला हुआ था, आप जानते हैं, उस पर आपने डिबेट भी की थी,
तो आरबीआई ने यह कहा था जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वेयर देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग, जहां जमीन है, जहां पैसा है, जहां पर बहुत ज्यादा इजी एक्सेस है, वहां पर घोटाला होना लाजमी है। ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। अब इसको दुरुस्त करने की जो भी नौयत विष्णु जैन जी ने जैसे बताई कि अगर सरकारें सुन रही हैं तो इसका संज्ञान लें। असेंबलीज है, देखिए, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं। विष्णु जैन जी ने भी इसमें हमारा बड़ा साथ दिया जानकारी देकर। रिजवान भाई 10 सेकंड में बोलिएगा, बिल्कुल समय नहीं है। रिजवान भाई 10 सेकंड में। आज तो इतिहास हो गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी वापस दिलवाने के लिए अतीकुर रहमान विष्णु जैन की तारीफ कर रहे हैं और शुक्रिया कर रहे हैं। वाह वाह, क्या सेक्युलरिज्म है, क्या दोगलापन है भाई। देखिए, अरे अब आप विष्णु जैन को क्या मतलब, जैसे अच्छा ठीक है, हो गया, चलिए रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं ये सरकार को भी करना चाहिए। पिछली सरकारों ने अगर ये गलत किया है सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो अब अगर सरकार बदली है, नई सरकार है, उससे उम्मीद है तो ये पिछला जो है इसको ठीक कीजिए और वक्फ एक्ट के नाम पर जो एक अलग से अधिकार मिले हुए हैं और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? हैशटैग टाइम्स नाउ नवभारत या राष्ट्रवाद पर आप लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ये कानून खत्म होना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक ले।